हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा सबको पता है कि नीट 2023 अब ओवर हो गया है। अब जिनका नीट 2023 अच्छा गया है, जो नीट 2023 का पेपर है वो अच्छा गया है, वो तो बहुत अच्छी बात है। जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो रहा है, उनके जो नंबर है वो 550, 650 या 600 प्लस हैं, तो जिनको ऐसा लग रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया। अब जिनका नहीं हो रहा है, जो बच्चे या तो बीच में मझधार में फंसे हुए हैं, ना नैया इधर गई ना नैया इधर गई, नैया क्या है, बीच मझधार में फंसी है, यानी कि 400 से 500 के बीच में है या 400 से 550 के बीच में है, उनको क्या किया जाए। उनको हम लाए हैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत ही अच्छा जो है बैच। कौन सा बैच? सारथी बैच। तो सारथी बैच की बात करेंगे हम। जो बच्चे जो मझधार में हैं या जो 400 से नीचे रह गए, 400-500 से जो बच्चे नीचे रह गए हैं, जो दोबारा नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे दोबारा नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए जो हमारा एम कैरियर इंस्टीट्यूट भोपाल है, ये एक नया बैच लेके आया है जिसका नाम है सारथी। तो एम पाठशाला में ये सारथी बैच जो है नीट 24 तक आपका सारथी रहेगा। नीट 23 से लेके नीट 24 तक जितनी भी आपको समस्याएं आएंगी, हमारे और फैकल्टी बायोलॉजी के, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, सबके जो है आपके जो फैकल्टी हैं, जो सारथी हैं, आपके साथ रहेंगे। और केमिस्ट्री में मेरे साथ मेरे और कलीग, हम आपके साथ केमिस्ट्री के सारथी रहेंगे। अब बात करते हैं कि मैं क्या पढ़ाऊँगा। तो भाई मैं आपका जो सारथी हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपका साथ दूंगा नीट 23 से लेके नीट 24 तक। जो बच्चे 10वीं से 11वीं में आ रहे हैं, या जो बच्चे 11वीं से 12वीं में आ रहे हैं, जो बच्चे 12वीं दे चुके हैं, 12वीं कंप्लीट हो गया, सर हमने 2023 में 12वीं कंप्लीट कर लिया, अब हमें सर नीट देना है 2024 का। तो अगर 2024 का नीट देना है तो जुड़ जाइए हमारे साथ नीट सारथी बैच में। एम कैरियर इंस्टीट्यूट हमारे साथ है और हम इस सारथी बैच के साथ रोज़ आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ना हम आपसे कोई फीस मांग रहे हैं, हम सिर्फ आपसे मांग रहे हैं आपके दिन के 30 मिनट। आप दीजिए हमें दिन के 30 मिनट और हम आपको देंगे सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन की गारंटी सारथी बैच के साथ एम पाठशाला में आपको मिलेगी। और मैं आपका जो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का मेंटर डॉक्टर ऋषि मिश्रा, जीएमसी भोपाल, तो मैं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का मेंटर रहूँगा, आपका सारथी फिजिकल केमिस्ट्री का नीट 24 तक आपका साथ दूंगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, अपने को ज़्यादा बातें नहीं करनी है। हमारा जो लेक्चर होगा बहुत ही छोटा होगा, शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर आपके पास हम डिलीवर करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम केमिस्ट्री की जो जनरल भाषा है उसमें बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, ये जो हम पढ़ेंगे, ये एक बेसिक चैप्टर है। ये ना 10वीं का है, ना 11वीं का है, ना 12वीं का है, ये तीनों का मिलके है। मतलब 9वीं से लेके 12वीं तक जो भी आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा या जो आगे पढ़ोगे, वो क्या पढ़ोगे? मोल के बारे में पढ़ोगे। चाहे आप, मैं बात करता हूँ बहुत छोटी सी कि भाई मोल क्या है, मोल ही क्यों पढ़ना है, जब सर इससे सवाल नहीं आते तो क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखते हैं क्यों पढ़ना है। सबसे पहले मान लो मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में आपके केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स जिन बच्चों ने 12वीं पढ़ ली है, जो ड्रॉपर हैं, वो समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे हैं वो सुने कि केमिकल काइनेटिक्स में हम बात करते हैं कि इतने मोल रिएक्टेंट के जुड़े और इतने मोल प्रोडक्ट के बने। अब रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, ये तो सबने सुन लिया, सबको पता है भाई रिएक्टेंट के मोल सर 10 थे, प्रोडक्ट के 8 बन गए। लेकिन मोल क्या है ये किसी को नहीं पता। फिर बोलते हैं सर हमको तो मोल आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सर केमिकल काइनेटिक्स कैसे। तो समझ में आई बात, क्यों पढ़ना है मोल। सर अगर मैं बात करूँ आयन के इक्विलिब्रियम की, इतने मोल ऑफ आयन थे, बाद में रिएक्ट होकर इतने मोल ऑफ आयन बने। अब आयन तो पता है लेकिन मोल नहीं पता। तो सबसे पहला बेसिक क्या है, किसी भी केमिस्ट्री का अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपने साइंस स्ट्रीम चुनी है और आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं, जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है, यानी जो तल है जिसके ऊपर आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री चलेगी, समझ रहे हो। जैसे कि मैं इस बेस पे खड़ा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, तो जो फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा प्लेटफॉर्म है बेटा, वो क्या है आपका मोल। तो हम पहला चैप्टर इसीलिए उठा रहे हैं, कौन सा? मोल चैप्टर। मोल चैप्टर की ये पहली वीडियो है। ऐसे ही आपको कंटिन्यूस रोज़ 30 मिनट की, 15 मिनट की वीडियोज़ मिलती रहेंगी हमारे सारथी बैच की। तो अपन शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये शुरू करने से पहले मोल क्या है जानेंगे हम, और इस लेक्चर में क्या क्या जानेंगे। इस लेक्चर में जानेंगे भाई कि जो हमारी यूनिवर्स है, यूनिवर्स किससे बना हुआ है? मैटर से। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैटर क्या है, ठीक है। अगर आपको मैटर क्लियर हो जाएगा तो मैटर के बाद हम बात करेंगे कि भाई मैटर बनता किससे है।
अब अगर ये बात क्लियर हो गई कि सर मैटर बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से, ठीक है, अगर ये बात क्लियर हो गई छोटे छोटे पार्टिकल क्या हैं, तो वो होते हैं बेटा एटम। अब सर एटम क्या होता है, तो अगली हम डेफिनेशन क्या किसकी पढ़ेंगे बेटा इस लेक्चर में, एटम क्या होता है। अगर आपको एटम की डेफिनेशन क्लियर हो गई तो हम बात करेंगे कि एटम किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। अगर आपको ये सब बातें क्लियर होती हैं आज के लेक्चर में, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मोल सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सारी बातें हम आपके इसी लेक्चर में करने वाले हैं। मैटर से शुरू करेंगे, यूनिवर्स से शुरू करेंगे, और कहाँ तक जाएंगे बेटा, तह तक जाएंगे। मैटर किससे बनता है, फिर एटम किससे बनता है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किससे बनते हैं, उन पार्टिकल्स का मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये सारी बातें हम आपके पहले लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मैटर, सर मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है बेटा, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसी मतलब सामान जो जगह घेरे, जो प्लेस घेरे, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। समझ में आई क्या बात? कोई भी चीज़, ये हाइलाइटर, ये क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि इसने जगह घेर रखी है। इस यूनिवर्स का ये इतना प्लेस इस हमारे हाइलाइटर ने घेर रखा है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, ये एक मैटर है। ये डाइस रखा है, इस डाइस ने ये स्पेस कवर कर रखा है, तो इसे क्या बोलेंगे, मैटर। ये आपके पीछे ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, तो इस ब्लैक बोर्ड ने कुछ ना कुछ बेटा स्पेस कवर कर रखा है। अगर इस ब्लैक बोर्ड में कुछ स्पेस कवर करा हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, ये मैटर है। तो एनीथिंग, कोई भी चीज़, ये पंखा चल रहा है, ये घड़ी लगी हुई है, कोई भी चीज़ आपको जो दिख रही है यूनिवर्स में जिसने थोड़ी सी भी जगह घेर रखी है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर। तो हम पढ़ते हैं मैटर की डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। देखो बेटा, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उसका कुछ ना कुछ मास हो, जैसे इस हाइलाइटर का आपको कुछ मास दिख रहा है, इसका ये मास है। इसको अगर आप तराजू पे तोलोगे तो इसका कुछ ना कुछ मास निकलेगा, वेट निकलेगा। तो कोई भी चीज़ जिसका कोई एक मास है और वो जगह घेर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, मैटर। सबको मैटर क्लियर हुआ क्या? चलिए, अगर मैटर क्लियर हो गया तो हम बात करेंगे मैटर बनता किससे है। अब सर मैटर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैटर के क्या क्या होते हैं। हमारा अगला सवाल ये, सर अगर ये हाइलाइटर है तो ये बना किससे? सवाल नहीं आया कभी, 10वीं तक भी नहीं आया, 11वीं में साइंस ली है ना, अब आना चाहिए। अब दिमाग में आता है, सर ये बना कैसे? सर फिजिक्स में तो हम देख लेते हैं ये सर गिरता क्यों है, गिरता क्यों, ये अच्छा सवाल है, ये फिजिक्स का है। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में ये जो हाइलाइटर है ये बना किससे है, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको? तो जो हाइलाइटर है ये बना है छोटे छोटे पार्टिकल से, और उन पार्टिकल को ही हम क्या बोलते हैं, मैटर, सॉरी एटम। क्या बोलते हैं, जो ये हाइलाइटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, उसे बोलते हैं एटम। अब एटम हम कैसे पता चला कि सर ये एटम से ही बना है? क्या हुआ, हमने बेटा क्या किया, ये हाइलाइटर उठाया, अब मैंने उठाई कुल्हाड़ी। क्या उठाई बेटा, कुल्हाड़ी। आपको नहीं उठाना है, मैंने उठाई है, ठीक है। तो हमने उठाई कुल्हाड़ी, अब कुल्हाड़ी को काटना शुरू किया मैंने, हाइलाइटर को काटा 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 काटा, कब तक काटा, जब तक कि सबसे छोटे पार्टिकल तक ना पहुँच जाऊँ। तो वो पार्टिकल जो कि इनडिविजिबल है, जिसको अब और मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, क्लियर होती है क्या बात, जिसको मैं और डिवाइड नहीं कर पाऊँगा, ऐसा पार्टिकल क्या कहलाता है बेटा, एटम। तो हम एटम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एटम क्या होता है बेटा, बोलो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैटर के क्या हैं, ये मैटर है, ये जिससे बना है उसे ही कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैटर किससे बना है, आइए देखते हैं। तो जो मैटर है, मैटर किससे बना है बेटा, बताओ फटाफट, मैटर किससे बना है? ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल। हमने क्या यही देखी थी डेफिनेशन, यही देखी थी क्या, बोलो फटाफट जल्दी, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोल, चलो। तो ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल, जिन्हें आप डिवाइड नहीं कर सकते, ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल, उसे क्या बोलते हैं बेटा, एटम। तो ऐसा पार्टिकल जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते उसे बोलते हैं एटम, और इसी एटम से मिलके बना होता है कोई भी मैटर। तो इस यूनिवर्स की हर एक चीज़ जिस छोटे पार्टिकल से बनी है, जिस इंडिविजुअल पार्टिकल से बनी है, जिस ना टूटने वाले पार्टिकल से बनी है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, एटम। तो एटम की डेफिनेशन कवर हुई। चलो, एटम की एक तो हो गई ये डेफिनेशन कि सर ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल जिससे मैटर बना हुआ है उसे एटम कहते हैं। एक और डेफिनेशन देखते हैं कि सर एटम क्या होता है। चलिए एक और देखते हैं भाई, एटम क्या होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सर एलिमेंट क्या है, अभी मैटर जिससे बना था, तो ऐसा तो है नहीं कि एक एक एटम जुड़ के बना है, एक एक एटम जुड़ा, एटम से बना एलिमेंट,
एलिमेंट से बना कंपाउंड, और कंपाउंड से बन गया मैटर। ये हायरार्की होती है। फिर से सुनो, सबसे छोटा पार्टिकल एटम, जब 2 या 3 या 5 या 10 एटम जुड़े तो हमसे बना एलिमेंट। यानी जैसे एक क्लोरीन, ये था एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, दोनों जुड़े तो बना Cl2। Cl2 इज एन एलिमेंट। क्या बना बेटा? एलिमेंट। अब ऐसे कई सारे Cl2 मिलेंगे तो बनेगा एक कंपाउंड। ठीक है, अब कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड जब कई सारे कंपाउंड जुड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा? एक मैटर। जैसे ये हाइलाइटर बना हुआ है। चलिए, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कैसे बेटा? एग्जिस्ट, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो कि एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली भी और नॉन इंडिपेंडेंटली भी। जैसे कार्बन है, ये इंडिपेंडेंट मिल जाता है हमें, आपको कार्बन मिलता है ना, लेकिन क्लोरीन जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं मिलता। जब भी आपको क्लोरीन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? Cl2 के फॉर्म में। तो बहुत सारे एग्जांपल अभी हम देखेंगे कि कौन से जो एलिमेंट है, जो कौन से एटम हैं जो इंडिपेंडेंट मिलते हैं और जो इंडिपेंडेंट नहीं मिलते, इनके सारे हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे आपके सामने। ठीक है, समझ में आती है क्या बात? चलिए, वेरी गुड। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो भाई एटम क्या होता है? ऐसा छोटे से छोटा एक ऐसा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। ये वेरी करता है एटम टू एटम, पार्टिकल टू पार्टिकल। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने कार्बन और क्लोरीन का, तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं कर सकता है। और अगली कंडीशन क्या? कि उसे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्लियर होती है क्या बात? एटम किसे कहेंगे? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे या ना करे, दोनों बातें हो सकती हैं। बस स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए और केमिकल रिएक्शन में उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कार्बन होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इस क्या बनाता है आगे चल के बेटा? CO2। तो क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, C + O2 गिव्स CO2, ये केमिकल रिएक्शन है। कार्बन इज एन एटम। कार्बन क्या है बेटा? एक एटम है। ऑक्सीजन क्या है? एटम है। लेकिन ऑक्सीजन जो है आपको एक O के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है? O2 के फॉर्म में। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि जो कार्बन है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन बात करूं अगर मैं बेटा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर होती है क्या बात? और इससे क्या बनता है बेटा? CO2। क्या बनता है? CO2। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है जो हमने देखी, सिंपलेस्ट केमिकल रिएक्शन है। आपने 8th में पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो यहाँ देखो, C + O2 गिव्स CO2, ये सिंपलेस्ट केमिकल रिएक्शन है। तो हमने एटम क्या देखा था कि ऐसा कोई भी पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके और इंडिपेंडेंटली या नॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो। क्लियर होती है कि बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एटम पता चल गया कि एटम क्या होता है, तो हम बात करेंगे कि एटम बनता किससे है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एटम क्या क्या होते हैं ये देखें हम। सर एटम तो हमें पता चला, अब किस किस से बनता है वो तो हमें पता ही नहीं है सर। हम तो 10वीं पास करके आए हैं, अभी 11वीं में आए हो ना आप। अगर आप 11वीं में आए हो तो देखो, जो एटम है ये बहुत ही छोटी छोटी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा? वो हैं आपकी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन कौन सी हैं? बोलो मेरे साथ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आगे बढ़ते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एटम की बात करते हैं कि सर एटम किस किस से मिलकर बना है। चलिए, तो एटम किस किस चीज़ से मिलकर बना है? बोलो बेटा बोलो, अभी अपन ने पढ़ा ना एटम किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट फॉर्म एन एटम आर प्रोटॉन। कौन सा है बेटा? पहला कौन सा है? प्रोटॉन। दूसरा कौन सा है बेटा? न्यूट्रॉन। और तीसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर होती है क्या चीज़ें? जो आपका एटम है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं सर? हमने एटम देखा, जब आप सबसे छोटी इकाई पे पहुंचते हो ना किसी मैटर की, मतलब काटते 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 सबसे छोटी इकाई पे पहुंचते हो ना, जिसे आप एटम बोलते हो, तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि बेटा वो स्फेरिकल इन शेप होता है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप। जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे 17वीं शताब्दी के, उन्होंने ये चीज़ देखी, एज्यूम किया, देखिए तो मिला नहीं उन्हें, क्योंकि उनके पास क्या माइक्रोस्कोप तो होते नहीं थे, है ना। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होता है बेटा, ये कौन सा होता है? STM। कौन सा होता है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। लिख लो फटाफट, कौन सा है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो इसकी मदद से हम आज एटम को देख सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं था। जब डाल्टन साहब आए, है ना, रदरफोर्ड साहब आए, इनने एटम नहीं देखा,
इनने एज्यूम किया कि एटम एक स्फेरिकल पार्टिकल है। उनने उस टाइम एज्यूम किया, आज ये बात हमें दिखती है क्या कि जो एटम है ये कैसा है, स्फेरिकल पार्टिकल है। स्फेरिकली क्यों, ये बात हम करेंगे सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में कि भाई स्फेरिकल ही क्यों मिला हमें एटम। ठीक है, तो हमें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला जो कि स्फेरिकल इन शेप था। अब ये स्फेरिकल मिला, इसके सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी देख लिए, कौन कौन से होते हैं बताओ फटाफट, जल्दी बताओ जल्दी, कौन कौन से बेटा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 पार्टिकल मिल गए। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्फेयर है, एक गेंद है। गेंद देखिए सबने बैट बॉल खेला होगा बचपन में, है ना, बैट बॉल खेला है कि नहीं खेला, नहीं खेला तो हैंडबॉल खेल लिया होगा, नहीं खेला तो बेटा फुटबॉल खेल लिया होगा, कुछ तो खेला होगा जो 3D होगा, है ना, स्फेयर होगा। कुछ नहीं खेला तो यहाँ देखो, ये क्या है, एक स्फेयर है, स्फेयर है ये, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। स्फेयर हमने माना जो एटम है वो स्फेरिकल होता है, उसके अंदर एक बड़ी गेंद, बड़ी गेंद के अंदर छोटी गेंद, नहीं दिखी सर, देखो फिर से सर, एक बड़ी गेंद, बड़ी गेंद के अंदर छोटी गेंद, छोटी गेंद क्या है, छोटी गेंद है हमारा न्यूक्लियस। क्या है बेटा, न्यूक्लियस। छोटी गेंद क्या है, न्यूक्लियस। तो एक बहुत बड़ा स्फेयर जिसे हम एटम बोल रहे हैं, उसके अंदर एक छोटा स्फेयर जिसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलता है, हमें क्या पता सर, मैं बताऊंगा। न्यूक्लियस के अंदर मिलती हैं 2 चीज़ें, कौन कौन सी बताओ फटाफट, कौन कौन सी मिलेंगी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे बेटा काय के, एटम के। मतलब एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना था, कौन कौन सी सर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब जब ये 3 चीज़ों से मिलकर बना था, उसमें से जो 2 चीज़ें पढ़ी हमने, क्या क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब छोटी गेंद, इतनी छोटी सी तो गेंद, उसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो बाहर जगह बची, यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, यहाँ प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर होती है क्या बात। तो हमने देखा तीनों चीज़ें, जो कि आपके जो एटम हैं उसमें 3 चीज़ें भरी हुई होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। और हमने तीनों चीज़ें देख ली भाई कहाँ कौन सी प्रेजेंट होती है। चलिए क्लियर होती है क्या बात। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये लाइन सबको पता होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये स्फीयर इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने से ही बन रहा है। क्लियर है क्या बात। सर समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ ना। अगर समझ में नहीं आया तो 8वीं क्लास की साइंस याद करो, हमने पढ़ा था यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स में मान लो ये बीच में क्या है, सन है। चलो मान लो ये बीच में क्या है बेटा, सन है। ठीक है, सन जो है ये बीच में होता है। मान लो ये एटम का न्यूक्लियस है, कोई एक बड़ा एटम था, उसका न्यूक्लियस क्या था, सन था। अब आपको ये याद होगा, याद करो यार 8वीं की साइंस, 8th क्लास की साइंस, कि जो सन होता था इसके इर्द गिर्द कई सारे ग्रह, ऐसे इनके अपने अपने एक अपनी अपनी जगह। मान लो यहाँ क्या घूम रहा था, यहाँ घूम रहा था अर्थ। ठीक है, यहाँ क्या घूम रहा था बेटा, यहाँ घूम रहा था आपका क्या, इस जगह, या क्या घूम रहा था, वीनस। मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब यहाँ ये अर्थ घूम रहा है, यहाँ ये वीनस घूम रहा है। ये दोनों अपनी अपनी जगह पे ही घूम रहे हैं। जिस जगह पे ये घूमते हैं उसे बोलते हैं ऑर्बिट, या फिर आपकी आसान भाषा में बोलते हैं शेल, SHELL, शेल। क्या बोलते हैं बेटा, शेल, जहाँ ये घूमते हैं। क्लियर होती है क्या बात। तो ऐसे ही एटम, ये बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो घूमते हैं किसी न किसी ऑर्बिट में, अपनी ऑर्बिट में ही हमेशा घूमते हैं। ये किसी और के ऑर्बिट में नहीं जाते हैं जब तक इन्हें एनर्जी ना दी जाए। लाइन सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने बोला कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। मान लो बीच में ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ऐसे घूम रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में घूमेगा, कब तक, जब तक इसे एक्सटर्नल एनर्जी ना दी जाए, मतलब बाहर से आप एनर्जी ना दो। अगर आपने बाहर से एनर्जी दी तो ये चेंज कर सकता है अपना ऑर्बिट, लेकिन अगर आप बाहर से एनर्जी नहीं देते हो तो ये अपनी ही ऑर्बिट में घूमेगा। क्लियर होती है क्या बात। तो हमें इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, तीनों की पोजीशन समझ में आई। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं बेटा, बाहर घूमते हैं, ये भी समझ में आ गया। वेरी गुड। अब बात करते हैं जो ये 3 पार्टिकल थे एटम के, इनका मास क्या होता है सर, इनका चार्ज क्या होता है सर, ये ऐसे ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये सारी बातें हम अभी आगे करेंगे लेक्चर में। चलिए, उनमें जो सबसे अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हमेशा याद रखना है आपको। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट है, फिर से बोलो,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट थे अंदर, इनके पहले चार्ज की बात कर लेते हैं तीनों पार्टिकल्स के। सर बताओ क्या क्या होता है चार्ज? बेटा जो प्रोटॉन है इसका चार्ज जो होता है ये होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। क्या होता है देख लो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जो प्रोटॉन का चार्ज होता है, और ये बस पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो प्रोटॉन का चार्ज है ये कितना है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, बस नेगेटिव होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो अपन एक बेसिक बात करें कि सर कितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ जो हमेशा काम में आने वाली है। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होंगे किसी भी न्यूट्रल एटम में। बात ध्यान से सुनना, न्यूट्रल एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं सर? पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज करने के लिए। मतलब अगर आपको एटम को न्यूट्रल रखना है तो आपको चार्जेस बराबर रखने पड़ेंगे। तो बराबर चार्ज रखने के लिए जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है ये इक्वल होते हैं। क्लियर होती है क्या बात? तो प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर अपन, -1.67 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये किसका होता है बेटा? ये होता है इलेक्ट्रॉन का। क्लियर होती है क्या बात? दोनों के चार्जेस क्लियर हैं। सर न्यूट्रॉन का क्यों नहीं बता रहे हो इतनी देर से? न्यूट्रॉन में चार्ज ही नहीं होता तो अपन कैसे बताएंगे, है ना? तो न्यूट्रॉन जो होता है ये चार्जलेस पार्टिकल है आपका, है ना, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर होती है क्या बात? सर दोनों के चार्ज समझ में आ गए। सर मास और बताओ जल्दी। चलो अगली स्लाइड अपन मास की देखेंगे, है ना। मास कितना होता है? मास ऑफ, पहले अपन ले लेते हैं न्यूट्रॉन का, उसके बाद बात करेंगे अपन किसकी? मास ऑफ प्रोटॉन की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बेटा अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ठीक है, क्लियर होती है क्या बात? चलिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है बेटा 1.65 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। किलोग्राम में घर पे बैठ के बदलना है, इसको नहीं बदले तो कमेंट में पूछ लेना, है ना। इसके बाद बात करें मास ऑफ एन प्रोटॉन। सर प्रोटॉन कितना मास है? 1.63 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.31 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। तीनों का मास देख लो। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.65 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन देख लो 1.63 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो बेटा कितना होता है? 9.31 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। ये जो माइनस की पावर्स हैं इनको मैं क्यों जोड़ दे रहा हूँ? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा किसका मास कम है, किसका मास ज़्यादा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद अपन बात करेंगे डेंसिटी ऑफ एन एटम। सर डेंसिटी क्यों पता करनी है? अब हमें अगर एटम की डेंसिटी पता चल जाएगी तो हमें किसी भी मैटर की डेंसिटी पता चल जाएगी ना। मान लो ये हाइलाइटर है, ये जिस एटम से बना हुआ है, ये सिलिकॉन एटम से बना हुआ है, ठीक है। तो सिलिकॉन के एटम की अगर मैं डेंसिटी पता कर लूँ तो क्या मैं इस हाइलाइट की डेंसिटी भी नहीं पता चल सकती मुझे? बोलो बोलो फटाफट बोलो। अगर एक एटम सिलिकॉन एटम की मुझे डेंसिटी पता है, ठीक है, तो जो एक सिलिकॉन एटम की डेंसिटी होगी वही नहीं होगी इस हाइलाइटर की। बोलो भाई, दिमाग लगाओ जरा। आ रही है क्या बात समझ में? एक एटम की डेंसिटी और हाइलाइटर की डेंसिटी सेम नहीं होगी। उसी एटम से बनाया ना ये हाइलाइटर। मास बदल सकता है लेकिन डेंसिटी सेम रहेगी। क्लियर होती है क्या बात? चलिए, तो मास तीनों का लिख लो फटाफट। कितनी होती है फटाफट बता दो। डेंसिटी कितनी होती है एटम की? बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ पहले तो। 10th में हमने डेंसिटी का फॉर्मूला एक पढ़ा है, बहुत प्यारा फॉर्मूला है। कौन सा बेटा? डेंसिटी
इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या होता है सर, मास क्या होता है, वॉल्यूम? सर हमें तो एटम का मास ही नहीं पता, हमें तो एटम का वॉल्यूम ही नहीं पता, तो हम डेंसिटी कैसे बताएं? नहीं पता? 1 मिनट में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? आइए सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। शुरू देखिए, अगर जिसने लेक्चर शुरू से ध्यान से सुना है उसने ये पता चल गया होगा उसको कि जो एटम होता है ये स्फेरिकल होता है, ठीक है। अगर कोई स्फेयर है तो उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी कि नहीं होगी? स्फेयर की रेडियस होगी। तो मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ एन एटम कितनी है? r है। ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना बेटा? रेडियस किसी एटम की कितनी है? r, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम निकालना है तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ फटाफट, मुझे जल्दी बताओ। तो स्फेयर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होती है? जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सर वॉल्यूम तो हमें मिल गया, सर मास और चाहिए, मास बता दो तो हम डेंसिटी निकाल के दिखा देंगे आपको। क्यों ऐसा बोल रहे होगे ना? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अगर मैं वॉल्यूम बता दिया मैंने आपको, मैं मास और बता दूँ तो डेंसिटी नहीं बता पाओगे? बता दोगे? तो हम मास आपको अभी बताते हैं। अब किसी एटम का मास निकालने के लिए इस हाइलाइटर का अगर मुझे मास निकालना है तो मैं क्या करूँगा? इसकी जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, लाइक ये कैप है, ये हाइलाइटर है, ये इसकी निब है, अगर तीनों चीज़ों के मास को जोड़ दूँ तो क्या मुझे इस पूरे हाइलाइटर के मास मिल जाएगा? बोलो हाँ कि ना? वेरी गुड। तो ऐसे ही एटम में करना है। एटम किस किस चीज़ से बना है? एटम बना है आपका प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से, हैं? तो अगर मैं तीनों का मास जोड़ दूँ तो क्या मुझे एटम का मास नहीं मिल जाएगा? क्या लगता है आपको? तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम। क्या होता है? तीनों का मास अगर जोड़ दूं, दिख रहा है क्या? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगर दोनों के अपन मास, तीनों के मास को जोड़ देंगे तो मुझे किसी भी एटम का मास मिल जाएगा। सर उसमें इतने प्रोटॉन हैं, इतने न्यूट्रॉन हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो मास ऑफ एटम मिल गया। जोड़ दो। मास ऑफ प्रोटॉन आपको बता दिया मैंने, मास ऑफ न्यूट्रॉन बता दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया। अब एक जनरल चीज़ बताता हूँ बहुत छोटी। इसका जो मास होता है वो इनसे 1000 टाइम छोटा होता है। कितना होता है? 1000 टाइम। अब अगर मान लो किसी प्रोटॉन का मास 1000 ग्राम है, कितना है? 1000 ग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का कितना? 1 ग्राम। 1000 टाइम है ना, मतलब प्रोटॉन का मास अगर 1000 ग्राम है तो इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम है। अगर आप 1000 ग्राम में 1 ग्राम जोड़ भी दिए तो क्या कर लिए हैं? तो हम क्या करते हैं, जब मास ऑफ एटम निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है इसको करते हैं नेगलेक्ट। क्या करते हैं बेटा? नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको मास ऑफ एटम निकालना है तो और सरल हो गया सर, अब तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही जोड़ना है। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, जादू दिखाते हैं, क्या? देखो MP इज इक्वल टू होता था आपका 1.63 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन देखो जरा कितना होता है? 1.65 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं सर क्या दिखाना क्या चाह रहे हो? ये देखो, दिख रहा है क्या? इतना सा डिफरेंस है। इतनी बड़ी वैल्यू में अगर आप 3 और 5 को इक्वल नहीं रख सकते? सर रख सकते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है। समझ लीजिए बात को। अगर ये बराबर है तो आपको और सहूलियत हो गई सर। मास ऑफ एटम निकालना है सर हमें, तो हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं। मास ऑफ एटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? Mn प्लस MP। Mn MP बराबर है तो 2MP इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम। क्लियर होती है क्या बात सबको? अब तो बहुत ही सरल हो गया सर। मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 कर दो
और निकल गई डेंसिटी। ये किसके लिए? जिसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ये ऐसे एटम का मास निकाला आपने। अब जितने प्रोटॉन हो, मान लो कार्बन, कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया कार्बन का मास। किसी का भी मास निकालना है, अब तो बहुत सिंपल हो गया सर, मास निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया, डेंसिटी निकल गई। क्लियर होती है के बात? चलिए वेरी गुड। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया, बताओ फटाफट। हमने सीखा बेटा सबसे पहले मैटर क्या होता है, मैटर किस किस चीज़ से बनता है। अगली बात हमने सीखी कि मैटर जो है एटम से बनता है। उसके बाद सीखा हमने एटम किस किस चीज़ से बनता है, एटम किस किस चीज़ से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इन तीनों के बाद हमने एक चीज़ और सीखी, क्या सीखा बेटा, कि अगर जो एटम है वो इन तीन चीज़ से मिलता है, तो इन 3 चीज़ों का हमने मास देख लिया, इन 3 चीज़ों का हमने चार्ज देख लिया। हमने ये देखा कि जो नॉर्मल मिलने वाला एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना। तो हमने ये भी देख लिया क्यों होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने आज कवर किए। ये बेसिक है, ये आपके किसी चैप्टर का नहीं है, ये आपका 10वीं से लेके 12वीं तक का बेसिक है जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आना ही चाहिए। हम मोल क्या लेते हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है, ठीक है, मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। और हम पढ़ेंगे कि भाई मोल कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में। ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे एम सारथी के साथ। एम पाठशाला में हम आपको पर डे, जो मैं हूँ ऋषि मिश्रा, जीएमसी भोपाल MBBS, तो मैं आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे आज बेसिक्स क्लियर की है ऐसे ही पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बेसिक्स क्लियर करते हुए पूरी फिजिकल केमिस्ट्री नीट 2024 के लिए आपको तैयार कर दूंगा। तो सारथी हूँ मैं आपका, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।